अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत एक ऐसे वक्त में वफाकी बजट आइंदा माली साल के लिए पेश करने जा रही है जब खित्ते में सियासी और माशी सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो, ऐसे में हुकूमत ने जो आइंदा माली साल के बजट का मंजरनामा पेश किया है उसमें बजट का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज किया गया है। माशी शरह नमू का हदफ 4.1% रखा गया है। औसत महंगाई 8.2% रहने का तखमीना लगाया गया है और ज़रूरी शोबे का हदफ 3.8% और सनती शोबे का हदफ 4% मुकर्रर किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक ऐसे वक्त में आइंदा माली साल का बजट और उसका जो खाका है वो पेश किया जा रहा है कि जब हुकूमत को ऑलरेडी टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है और टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है वो 15,267 अरब रुपए तजवीज किया गया है और नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 2,768 अरब रुपए रखा गया और पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1727 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। और उसके साथ साथ जाहिर है जो तरक्याती स्कीमें हैं उनके मुतालिक भी वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम जो है वो 1.1 ट्रिलियन रुपए तजवीज़ किया गया है। अब ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पे हो रहा है कि जब यकीनन हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू बेस जो है उसको भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जो गैप है उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, IMF की जो कंडीशंस हैं उनको क्वालिफाई करने की भी ज़रूरत है। तो ऐसे में हुकूमत आम आदमी पर टैक्स का बोझ कितना ला देगी और टैक्स के सोर्सेस क्या क्या होंगे, इस हवाले से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इक्तिसादी अमूर है। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो जो मंजरनामा इस वक्त पेश किया, माशी आदाफ मुकर्रर किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, इन पर्टिकुलर जो ग्रोथ है वो 4.1% फोरकास्ट की जा रही है। कितनी हकीकी है या कितने हकीकी नंबर्स हैं सर? जी, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इन नंबर्स की सैंक्टिटी पे सवालिया निशान रहता है, क्योंकि हमने कभी भी जो टारगेट सेट किए हैं पिछले 8-10 बरस में वी हैव हार्डली मैनेज टू मीट दीज टारगेट्स। अब आते हैं इसके ऊपर कि देखिए ये टारगेट्स क्यों सेट किए जाते हैं और बजट क्यों पाकिस्तान में अहम है जबकि बाकी ममालिक में नॉर्मल इकोनॉमीज के अंदर बजट जो है वो इतना अहम नहीं होता, पॉलिसी अहम होती है। ये समझना ज़रूरी है कि बजट जो है वो पॉलिसी को फाइनेंस करने का इंस्ट्रूमेंट है, खुद से पॉलिसी नहीं है। यहाँ ये पॉलिसी बन जाता है जब आपकी पॉलिसी का तसलसल नहीं है, एंगल नहीं है, फिर बजट के ज़रिए हम उसकी डिक्टेट्स को शफल करते हैं। आपके सवाल को जो अगर मैं अब स्पेसिफिकली इसके ऊपर आऊँ तो इस दफ़ा का जो बजट है उसके अंदर जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो मुझे बहुत स्टीप और एग्रेसिव दिखाई देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस के बाद इकॉनमी 4% से ज़्यादा ग्रो कर पाएगी, लेकिन मुझे बेसिस देखने पड़ेंगे कि उन्होंने कहाँ से ग्रोथ दिखाई है। ज़राअत से है, मैन्युफैक्चरिंग तो एक्सपैंड नहीं कर पा रही है जबकि सर्विसेज सेक्टर वहीं का वहीं है। सो लेट्स सी के ग्रोथ को ड्राइवर्स क्या हैं, वो भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ है इखराजात। इखराजात दो चीज़ों पे बढ़ते हैं, एक के इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, दूसरा इन्फ्लेशन कहाँ पे है। उसके ओवर एंड अबव जो इस दफ़ा IMF के साथ मिलकर टारगेट्स रखे गए हैं सूबों के भी और इसके भी, मेरा नहीं ख्याल कि अब पॉलिसी मेकर के पास कोई गुंजाइश है कि टैक्स कंप्लायंट पॉपुलेशन को मज़ीद स्क्वीज़ करे। उनको नए सेक्टर्स खोलने पड़ेंगे जिनको हम 70 बरस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये टाइम बताएगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इसको ट्रम्प कर देती है दोबारा और हम नहीं अचीव कर पाते, या इस दफ़ा हम कुछ खड़े होके टैक्स बेस को बढ़ा पाते हैं। हारून शरीफ साहब, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टी, सियासी हुकूमतें, सियासी जमातें, उनके लिए दो चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर है एक तरफ तो हम IMF प्रोग्राम में है, इकोनॉमी है और इकोनॉमी को संभाला देने के लिए टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी हमें टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, टैक्सेस का बोझ एक आम आदमी के ऊपर लादना पड़ता है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सियासी हुकूमतों के लिए, तो पॉलिटिकल कैपिटल लूज होने का खतरा भी रहता है। जो नंबर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं वो, जैसे आपने कहा कि बहुत एग्रेसिव जो टैक्सेशन है वो होती भी नजर आ रही है, तो क्या प्रैक्टिकली ये हुकूमत कर पाएगी और इतनी कैपेसिटी है इसकी कि वो फिर बोझ और वो फिर गमो गुस्सा, जो अवामी गमो गुस्सा है, वो भी बर्दाश्त कर सके?
जी ये जिसको अब पहले तो मैं ये अर्ज करता जाऊं इकोनॉमिक्स की और दुनिया की जुबान में, ये जिसको हम पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं, वो पॉलिटिकल कैपिटल इसलिए है कि पाकिस्तान में जो हमारा इलेक्टोरल तरीका है उसके अंदर बजट के पैसे और प्रोजेक्ट्स बहुत अहम हैं। हम एमएनएस को स्कीम्स देते हैं, सूबों के फेवरेट प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करते हैं, जबकि थोड़ी सी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज के अंदर प्रोजेक्ट्स की बजाय आउटकम्स को देखा जाता है, हेल्थ के आउटकम्स को, एजुकेशन के आउटकम्स को, पॉलिसी कंसिस्टेंटी, इन्वेस्टमेंट के आउटकम्स को, वोटिंग के लिए। क्योंकि पेट्रेजेस बेस्ड सिस्टम है और पार्टियों ने फंडिंग रेज करनी होती है, वो हमारी किटी के अंदर से लोगों को ओब्लाइज करते हैं। आई थिंक ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। अब आते हैं आईएमएफ। दूसरा ये है कि आईएमएफ की कंडीशंस नहीं है, ये हमारा आईएमएफ के साथ एक अग्रीड साइंड फ्रेमवर्क है जिसका हमें बहुत अच्छी तरह से इल्म है क्योंकि हमने सोच समझ के साइन किया है। अब इसके अंदर जब हम प्रायर एक्शंस को एग्री करते हैं तो हमारे पास भी होमवर्क होना चाहिए निगोशिएशन करने का। जब नहीं होता है तो हम आईएमएफ की स्टैंडर्ड रेसिपीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, खुद भी मैं हुकूमत का हिस्सा रहा हूं, लेकिन आईएमएफ का भी मैं 18-20 बरस इंटरनेशनल इदारों की तरफ से मुल्कों से ये निगोशिएशंस भी करता रहा हूं। यहां मुझे फर्क यह दिखाई देता है कि जहां वहां ये इंटरनेशनल इदारे आर्गुमेंट लाते हैं, पीएचडी इकोनॉमिस्ट को टेबल पे बिठाते हैं, सेक्टर स्पेशलिस्ट को बिठाते हैं, हम आगे जर्नलिस्ट को बिठाते हैं, ब्यूरोक्रेट को बिठाते हैं जिनके पास ये डेप्थ कम होती है। हमारे अभी भी अगर आप एंकर हैं, आप मुझे बता दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या कोई पाए का इकोनॉमिस्ट या डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट आपको दिखाई देता है, या प्लानिंग कमीशन में? सो वी नीड टू स्टार्ट। इसका मतलब यह है कि हम पॉलिसी की तरफ नहीं, हम ट्रांजैक्शन पे फोकस्ड हैं। इन क्लोजिंग, मुझे बहुत मुश्किल साल दिखाई दे रहा है हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी, क्योंकि अगर नए सेक्टर नहीं खुलते हैं तो जो मिडिल इनकम का तबका है उसके ऊपर, सैलरीड क्लास के ऊपर और जो ऑलरेडी कंप्लायंट है, इस दफा का बर्डन ऐसा होगा कि टैक्स अवॉइडेंस की तरफ लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। जैसे आपने फरमाया कि कोई ऐसा कोई पॉलिसी मेकर नजर नहीं आता है जो इज कॉम्पिटेंट इनफ। तो जैसे आपने पहले फरमाया कि जाहिर है हमारे यहाँ तो पॉलिसी मेकर्स के पास को बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद ही नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकें, बावजूद नहीं है। तो फिर ऐसे में आप जो फिर ट्रांजैक्शनल ही रहेगा और फिर ऑपरेटर लेवल के लोग ही होंगे जो अल्टीमेटली जो इंपोर्टेंट पॉलिसी है उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, या लिखे हुए फैसले जो हैं वो पढ़कर सुना रहे होंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है सर, जो टैक्स की बात है, तो अगर नंबर्स देखें तो मई के लिए 1150 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है वो मुकर्रर किया गया था, और मई 2026 के महसूलात में इस हदफ को हासिल करने में भी बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। तकरीबन इब्तदाई आदादोशुमारी बताते हैं कि वसूलियां तकरीबन 965 अरब रुपए तक महदूद रही और शॉर्टफॉल जो है 860 अरब रुपए से तजावुज करने का जो अंदेशा और खदशा है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो व्हाट अदर ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद? जी वी हैव सम ऑप्शंस। एक तो देखिए ना, हमारा जो प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट का खर्चा है उसको कम करने पे एज सच कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमारे पास बेतहाशा एसेट्स हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट के ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं आज से कोई 8-10 साल पहले एडवाइस करता था इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को, तो यूके गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि ये जो रिसर्च का काम है ये हुकूमत के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, व्हाई डोंट वी आउटसोर्स दिस टू यूनिवर्सिटीज। तो जितने रिसर्च के गवर्नमेंट के इदारे थे वो यूनिवर्सिटीज में जम कर दिए गए और गवर्नमेंट एक प्रोक्योरमेंट एजेंट बन गया। हमें यह देखना है कि ट्रेनिंग भी हम खुद देते हैं, सिविल सर्विस एकेडमी भी हम खुद चलाते हैं। ये हमारे स्कूल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज और यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं कर सकते? एक तो वे ऑफ डूइंग थिंग्स के अंदर मेजर रीथिंकिंग की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ओवरशैडो करता है हर चीज को, रादर देन ह्यूमन डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। पूरी दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टॉक मार्केट पैसा रेज करती है, बॉन्ड फ्लोट किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को लीड दी जाती है। आई थिंक द वे वी आर डूइंग थिंग, एक तो है कि डिमांड एक्सपेंडिचर्स की मैनेज करने का हमने बहुत कम कोशिश की। दूसरा यह है कि अगर मईशत नहीं बढ़ रही है और आप नए सेक्टर्स टैक्स के, चाहे ज़रात हो, चाहे रियल एस्टेट हो या ट्रेडर्स हो, आप खोलने से अभी रेजिस्टेंट है,
तो फिर तो बर्डन आप एक ही लोगों के ऊपर, इट्स ए पोस्ट कॉलोनियल एक्सट्रैक्टिव माइंडसेट के कलेक्टर होता था, जाके पैसे खींचता था। एफबीआर को लोगों को हरासमेंट करने के इदारे की बजाय एक फैसिलिटेटर देखेगा तो इन्वेस्टर आगे आएगा ना। अगर इदारे जो हैं सिर्फ खींच रहे हैं पैसा और लोगों को रिटर्न नहीं आ रहा, हेल्थ वो प्राइवेटली खरीदते हैं, एजुकेशन प्राइवेटली खरीदते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेटली खरीदते हैं, तो पीपल विल इवेंचुअली क्वेश्चन कि हम ये पैसा क्यों दे रहे हैं। इट्स टाइम कि पाकिस्तान रिफ्लेक्ट करे कि हमने सस्टेनेबल तरीके से आगे कैसे बढ़ना है। ठीक, हारून साहब, लास्टली व्हाट आर यू लुकिंग एट? कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं? अब जाहिर है लग्जरीज के ऊपर टैक्सेस होने चाहिए, लेकिन कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अब लग्जरीज की कैटेगरी के अंदर जो है वो डाला जाएगा? फिर हमने देखा है कि जो जाहिर है एनर्जी खासतौर पे उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, ये मशीनरी है, उसके ऊपर कुछ छूट मौजूद थी, इंपोर्ट्स के ऊपर भी। आपको क्या लग रहा है, खासतौर पे सोलर पैनल्स के हवाले से अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि उस पर भी टैक्स इंपोज होने जा रहा है? मजीद ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे आप टैक्स लगता हुआ देख रहे हैं? जी, मेरी वरी ये है कि इनडायरेक्टली टैक्सेस मजीद बढ़ जाएंगे, जो कि एक अनहेल्दी ट्रेंड है कि हम लोगों से कंपल्सरी टैक्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर तो हुकूमत टारगेटेड सब्सिडीज देती है एनर्जी सेक्टर में कि छोटी बिजली की गाड़ियां सस्ती की जा सकें, 20 से 30 लाख रुपए वाली, बजाय इसके कि करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए वाली, और अगर वो छोटे 10 पैनल्स तक सोलर पैनल के सिस्टम्स के ऊपर छूट दे, तो एक अच्छा इकदाम होगा, क्योंकि हमें ओवरऑल अपना एनर्जी मिक्स बदलना है। हमारी रिलायंस 85% इंपोर्टेड फ्यूल्स पर है, और वो भी सिर्फ चंद ममालिक से। वो तो अच्छा कदम है, लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत का पॉलिसी की बजाय ज्यादा तवज्जो एक बॉक्स को टिक करना है कि हमने इतना रेवेन्यू लेना है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत लोग मुझे मिलते हैं। इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट की सबसे अच्छी सेक्टर्स हैं, वो 25% से 20% अपने कंपेटिटर से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अब आप उनसे और कितना ले लेंगे? उनको तो आपको सुपर टैक्स में और एक दो और चीजों में रिलीफ देनी चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट करें। वो हाथ रोक के बैठे हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी हमें कोई तीसरा मुल्क बताएं, हम वहां जाके लगा लें। हुकूमत को फैसला करना है कि नंबर एक शो करना है, या आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं जॉब क्रिएशन की, फॉरेन एक्सचेंज इनपुट की, उसकी तरफ आपने कुछ इंसेंटिव क्रिएट करना है। अब ये पॉलिसी चॉइसेस हुकूमत के पास होती हैं कि आपने स्टेटस को में रहना है, या आपने आईएमएफ से एविडेंस की बेस पे निगोशिएट करके कुछ स्पेस क्रिएट करनी है फॉर कंपेटिटिवनेस। आई वुड गो फॉर द लैटर, बट लेट्स सी जी बजट में क्या होता है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट तो पेश करने जा रही है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब दो धारी तलवार पे खड़ी हुई है। एक तरफ फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है, आम आदमी को रिलीफ भी पहुंचाना है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो हुकूमत ने आईएमएफ के साथ की हुई है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज है जिनको मीट करना हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कौन कौन से शोबा जाते हैं जिनको टैक्स जिन पर मजीद नाफिज किया जाएगा, और जब ये होगा तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट हुकूमत के लिए क्या होगा, और जाहिर है सियासी हुकूमतों के लिए बाहर के एफ ग्राउंड रियलिटीज में पॉलिटिकल कैपिटल भी अपनी जगह पे मौजूद है, और पॉलिटिकल कैपिटल कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट लूज नहीं करना चाहती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट एक डेवलपिंग इवॉल्विंग स्टोरी है, और उसके अंदर एक नया मोड़ आया है। एक बार फिर से यूं लगता है कि दोनों फरीकैन एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हुए हैं, और मुज़ाकरात में बनती हुई बात कहां पे बिगड़ जाती है, और अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो क्या है, इस पे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहा है, और एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की गूंज है, दोनों तरफ से मुसव्वदे शेयर किए गए हैं। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर हमले का दावा भी किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से कुवैत में अमरीकी अड्डे पर हमला किया गया है, निशाना बनाया गया है, और हमलों का हदफ कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को करार दिया गया, और वाक़े के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल भी खासी क्रिटिकल बताई जा रही है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अमरीका की जानिब से तरमीम
जो मुसव्वदे के अंदर है वो करके ईरान को इरसाल की गई और प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से हौसला अफजा करार दिया गया कि अब बॉल ईरान के कोर्ट में है और ईरान की तरफ से मस्बत जवाब जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन जाहिर है अमेरिका अभी भी अपने मुतालबात के ऊपर मुसर है कि जौहरी प्रोग्राम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और फिर आबनाए हुर्मस को लेकर भी कुछ तरमीम अमेरिका की जानिब से की गई है। यानी अमेरिका हर मुमकिन कोशिश ये कर रहा है कि ईरान पर जितना मैक्सिमम प्रेशर डाला जा सके और जितना मैक्सिमम कैपिटलाइज किया जा सके, गेन किया जा सके, एक तरफ डरा के धमका के दूसरी तरफ जो है मुज़ाकरात की मेज पे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जाए। और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप इससे पहले ये कह चुके हैं कि JCPOA से बेहतर एग्रीमेंट चाहते हैं। बाहर सूरत वो प्रेसिडेंट ओबामा की जानिब से जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिसको खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके ख़त्म किया था, अब वो ये कहते हैं कि JCPOA से बेहतर डील जो है वो लेकर आएंगे। तो क्या JCPOA से बेहतर डील आ सकती है? क्या जौहरी प्रोग्राम के ऊपर ईरान को पसपाई का सामना करना पड़ सकता है? आबनाए हुर्मस को लेके क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सकती है? इस सारे मामले पर बात करेंगे। डॉक्टर इरफान फानी इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो कुवैत में अमरीकी अड्डे के ऊपर हमले का दावा किया जा रहा है, इन खबरों में किस हद तक सदाकत मालूम होती है आपको? देखिए, जो कुवैत के ऊपर हमले हुए हैं ये बुनियादी तौर पर जो हॉरिजेंटल एस्केलेशन है ना, ये उसकी तरफ एक इशारा है कि ईरान जो है वो अल्टीमेटली अमेरिका को और तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको ये पैगाम देना चाहता है कि अगर दोबारा से ईरान के ऊपर कोई दूसरा राउंड जंग का जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ये तमाम ममालिक जो हैं वो उसके निशाने पे हैं। आपको याद होगा कि अभी UAE के ऊपर भी पिछले दिनों अटैक हुआ था और पिछले इराक से वो ड्रोन जो हैं वो उड़े थे और कुछ ड्रोन जो हैं वो सऊदी अरेबिया ने भी इंटरसेप्ट किए थे। और ये उस वक्त किया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई धमकियां भी साथ दी गई थी कि अगर ईरान ने यह काम ना किया तो हम दोबारा से जंग की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दिन आप देखते हैं कि वो कोई बार दर्जनों जो राउंड हैं टॉक्स के वो इस वक्त हो चुके हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, और ये वो टॉक्स हैं जो कि मीडिएटर्स के साथ हो रही हैं। कोई एक कमरे में बैठकर दोनों फ्रीक जो हैं वो अपने अपने प्रपोजल्स एक दूसरे के सामने नहीं रख रहे हैं। तो पाकिस्तान और उसके पीछे कतर और सऊदी अरेबिया जो है वो उन प्रपोजल्स को कुवैत में अमरीकी अड्डे के ऊपर हुआ है उसके ऊपर ईरानियन रिस्पांस बड़ा क्लियर है और वो कहते हैं कि जवाबी हमले के तौर पर यह कार्रवाई की गई है क्योंकि ये जो वहां पर मौजूद अमरीकी अड्डे हैं वो ईरानी जजायर के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जो अटैक्स वहां पे हो रहे हैं उसके रिस्पांस में ईरान ने ये अपना हक दिफा इस्तेमाल किया है, जवाबी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल रेहान, ये बात आपकी बिल्कुल वजह है। देखें, पिछले कुछ दिनों से वो जो एक्शन रिएक्शन जो साइकिल है दोनों अमेरिका और ईरान इनका दरमियान में चल रहा है। कभी स्टेट ऑफ हरमूज के अंदर आप देखते हैं कि ईरानियन जो वेसल्स हैं उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से अटैक्स किए जाते हैं और कभी ईरान की तरफ से जो यूएसए के वहाँ पे वेसल्स होते हैं और उनके जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मिलिट्री यूएसए की मौजूद होती है वहाँ पे ईरान कुछ सिम्बॉलिक अटैक्स भी करता है और कुछ आपको ये कैटेगोरिकल अटैक्स भी होते हुए नजर आते हैं। और उसके पीछे ये मैसेजिंग है बेसिकली दोनों फ्री कैन की कि जो इस वक्त डील दोनों फ्री कैन करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ और दूसरे डील को जो दो फ्रीक है उसको निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैकफुट पर लाया जा सके और अपनी जो डील है उसके ऊपर जो है वो दूसरे को मनवाया जा सके। लेकिन जो दर्जनों अभी तक राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं ना, आप देखते हैं कि जैसे ही कोई डील फाइनल जो अपनी तकमील तक पहुंचने लगती है तो आखिरी मिनट के ऊपर जो है वो बैक पैडलिंग हो जाती है अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप आपको पीछे मुड़ता हुआ नजर आता है और फिर वो कुछ नए प्रपोजल जो हैं वो ईरान के सामने रख देता है। आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके से जो फ्रीकी एक तरह से दबाव का शिकार है। सबसे पहला जो दबाव है वो तो उसको विद इन द अमेरिका जो है वो फेस करना पड़ रहा है। जो पब्लिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ जो है वो डिसअप्रूव उसकी पॉलिसीज को कर रही है और कांग्रेस के अंदर जो उसको प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। दूसरा जो फेस जो प्रेशर है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ से आ रहा है और तीसरा प्रेशर जो है वो इजराइल की तरफ से आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी फाइनल नतीजे तक पहुंचने लगते हैं इस डील के अंदर तो कोई ना कोई फरीक ऐसा है जिस फरीक के जो इंटरेस्ट होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं और डील के अंदर तो फिर उस फ्रीक की तरफ से एक प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ के ऊपर आता है और डोनाल्ड ट्रंप फिर आपको बैक पैडलिंग करता हुआ नजर आता है।
तो बुनियादी तौर पर इस वक्त इस जंग के अंदर कोई 30 बिलियन के करीब जो नुकसान है वो अमेरिका का हो चुका है, और तकरीबन 300 बिलियन के डॉलर के करीब जो नुकसान है तखमीना जो है वो ईरान भी दे चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ममालिक का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि वो दोबारा जंग की तरफ जाना चाहते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दबाव को कायम रखने के लिए वो अपनी एग्जिस्टेंस को और अपनी ताकत की जो पोर्ट्रे है या डिस्प्ले अपनी ताकत को करना है वो करने की कोशिश करते हुए आपको नजर आते हैं, ताकि जो दूसरा फ्रीक है वो उसकी तरफ आ जाए। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो जंग है, ये जो इरा है मिडल ईस्ट का, वो एक लॉन्ग जो रीजन ऑफ इंस्टेबिलिटी है उसके अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है। ये बिल्कुल जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये सोचकर हमला किया था कि मैं एक बड़े शॉर्ट ऑफ जो पीरियड है उसके लिए मैं ये जंग में जाऊंगा और अपने मकासद हासिल कर लूंगा, और इससे पहले भी जो अफगानिस्तान के ऊपर जैसे अमेरिका आया, या जो इराक ने अटैक किया था ईरान पे 1980 में, वो बिल्कुल इसी तरह के अटैक थे कि हम 2-4 हफ्तों के अंदर अपना जो मकासद है उनको हासिल करने के बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जिसको आप एस्केलेशन ट्रैप कहते हैं, तो अमेरिका और ईरान इस वक्त उस एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं। एक तरफ से एक अटैक होता है तो आप दूसरे फ्रीक के ऊपर यह दबाव बढ़ जाता है कि वो उस अटैक को रिस्पॉन्स करे और उसको रिटेलिएट करे। अगर वो रिटेलिएट नहीं करता तो यह समझा जाएगा कि वो जो है वो हार रहा है इस जंग के अंदर, लिहाजा उसको फिर। डॉक्टर फानी, जैसे आपने कहा कि अमेरिका को बज़ाहिर 3 धारी तलवार है, एक तरफ इंटरनल प्रेशर है, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक का प्रेशर भी है, फिर इजराइल का प्रेशर अपनी जगह पे है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरानियन साइड जो है वो भी मुआहिदा चाहती है लेकिन मुखालिफिन नहीं होने दे रहे। तो वो ये जिन मुखालिफिन का वो जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ तो जाहिर है उनको कुछ प्रेशर का सामना है, जो ईरानियन साइड को लेके जिन मुखालिफिन का की तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो कौन है जो नहीं चाहता है, वहां पे कौन स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है? जी, एक तो विदिन द जो अमेरिका जो है ना, वो तो इजरायली लॉबी है, जिसको आप देखते हैं कि जो मीडिया है अमेरिका का वो फौरन से जैसे ये डील के फाइनल होने की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट या मार्को रूबियो या पीट हेगसेथ की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जिससे ये लगता है कि डील अब फाइनल होने जा रही है, तो अमेरिकन मीडिया के अंदर एक भूचाल आ जाता है और उसको फिर इंतहाई जो मजम्मत और तनकीद जो है उस डील की करने शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि इसराइल खुद लेबनान के अंदर जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक उसने अपनी फोर्सेस जो हैं वो इन ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो जा चुकी हैं। वो जो येलो लाइन थी वो उसको भी क्रॉस कर चुका है, लितानी रिवर से भी आगे तक जा चुका है। तकरीबन 60% जो गाजा का इलाका है वो इस वक्त उसने लेबनान के अंदर भी अपने कब्जे में ले लिया है एक तरह से। अब दूसरी तरफ आपको गल्फ कंट्रीज नजर आते हैं। अब गल्फ कंट्रीज के अंदर भी एक मुल्क वो है यूएई, जो कि आपको प्रो इजराइल नजर आता है और अमेरिका के पीछे खड़ा है। तो इजराइल जो यूएई है उसके साथ भी अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अल्टीमेटली यूएई भी वो स्पॉइलर का रोल प्ले बीच में करता है। फिर आप देखते हैं जो बाकी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, उसके ऊपर भी प्रेशर था कि वो अब्राहम अकॉर्ड को जो है उसका हिस्सा बन जाए। उसके अलावा कतर है, कुवैत है। अब ये वो ममालिक है जिनको अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो काम करें जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे कहता है। लेकिन आप देखते हैं मोहम्मद बिन सलमान है या दीगर आप कतर या कुवैत को देखते हैं तो वो उस तरीके से डायरेक्ट अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो इस तरह से क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन रहे, जब वो हिस्सा नहीं बन रहे तो इजराइल ये कहता है कि फिर ये डील का मुझे नुकसान होगा, तो फिर इजराइल की तरफ से प्रेशर आ जाता है। तो वो एक इंतहाई पेचीदा वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। सर कता कलामी के लिए माजर, डॉक्टर इरफान अली फानी इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कई तरह के मसाइल का शिकार है। एक ऐसे वक्त में जब केपी में हुकूमत को बजट मंजूर कराना है, बजट मंजूरी के वक्त पार्लिमानी पार्टी का इजलास, और पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर 30 के करीब MPs का गैर हाजिर होना खुद खतरे की घंटी बजा रहा है। रिपोर्टेडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी और साबिका वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के माबैन भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, और पार्लिमानी पार्टी इजलास से पहले दोनों के माबैन टेलीफोन के ऊपर ज़राए के मुताबिक कुछ पैगामात का तबादला हुआ। सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उनकी हुकूमत को गिराने के दर पे हैं, जबकि जवाबन
अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी ये कहा गया है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना को कोई जवाज़ नहीं, और वो वक्त गया कि जब इस तरीके से गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जाते थे। तो दोनों तरफ से दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, और इसी कशमकश के बीच में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर और सीजनड लोग हैं उन्होंने बीच बचाव कराने की, मुसालहत कराने की जो कोशिशें हैं वो भी तेज़ कर दी हैं। असद कैसर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ MPs हैं उनके घर पर खुद चल के सोहेल आफरीदी साहब उनको मनाने के लिए भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनके जो इलाके के मसाइल है, जो तरक्याती बजट है उसको फराहम करने की यकीन दहानी के साथ लोगों को राज़ी किया जा सके। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि दरार इस कदर गहरी है कि वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी के लिए मुश्किलात का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल बड़ा सादा सा है कि आप PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। ऑल दो सोहेल आफरीदी साहब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तमाम तर खबरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे रहे हैं, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे, उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जलने का मामला है। वज़ीर मौसूफ खुद साबिका CEO को फ़ोन करते हैं, CEO लेस्को, जिनको बताते हैं कि बड़े मेहरबान रहे हैं, उनको फ़ोन किया जाता है, उनकी सिफारिश पर लेस्को का अमला पहुंचता है, ट्रांसफार्मर मरम्मत किया जाता है और रिपोर्टेडली ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के 80,000 रुपये वसूल किए जाते हैं। और इस 80,000 रुपये की ना कोई लिखत पढ़त, ना रसीद, ना खाता, वज़ीर मौसूफ के बकौल जो ट्वीट उन्होंने की है। और फिर उस पर ज़ाहिर है जब वज़ीर मौसूफ खुद ट्वीट करते हैं, ये मामला पब्लिक डोमेन में आता है, तो फिर लेस्को का जो आला सतही अमला है वो भी जो है यकीनन उनकी भागदौड़ लग जाती है, और फिर लेस्को के एहलकारों को जो है मुअत्तल किया जाता है, और फिर एक प्राइवेट टेक्नीशियन जिसने ट्रांसफार्मर मुरम्मत किया था उस पर FIR का इंदराज भी हो जाता है। खैर ये कहानी अपनी जगह पे है कि लेस्को के एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और फिर FIR का इंदराज जो है वो एक टेक्नीशियन के ऊपर हुआ। लेस्को के लोगों को उनकी जान खलासी कैसे हो गई, उनको छूट कैसे मिल गई, ये जाहिर है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो है लेस्को की कारकर्दगी के ऊपर। लेकिन बात यह भी है कि एक घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जला है तो वज़ीर मौसूफ खुद फ़ोन करते हैं, सिफारिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने ही ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो जलते हैं, कितने ही ऐसे इलाके हैं जो घटाटोप के अंदर, अंधेरे के अंदर डूब जाते हैं, और वहाँ पर तो कोई वज़ीर किसी को फ़ोन नहीं लगाता है। वहाँ पर तो आम आदमी SDO के दफ्तर के चक्कर लगा के जूतियां घिसा देता है, कोई फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करता है। वहाँ पर तो कोई ऐसी सिफारिश को तगड़ी सिफारिश नहीं होती। तो वहाँ पर लोग किस तरीके से चंदा जमा करके पैसे वैसे देते होंगे, किसकी मुट्ठी गर्म करते होंगे, और फिर किस तरीके से वहाँ पर बिजली बहाल होती होगी। यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन ये वो केस है जहाँ पे एक तगड़ा आदमी सिफारिश कर रहा है, तगड़े आदमी को कर रहा है, वहाँ पर भी किस अंदाज में मुट्ठी गर्म होती है कि 80,000 रुपये, उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई उसकी रसीद नहीं है, और अल्टीमेटली ये पूरे निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बदइंतज़ामी भी है, ये गफलत भी है, ये चोरी भी है, और ऊपर से सीना जोरी भी है। अगर वज़ीर मौसूफ ख्वाजा आसिफ साहब के घरेलू मुलाजिम के गाँव के अंदर ट्रांसफार्मर ठीक करने के 80,000 रुपये वसूल किए जाते हैं, और कोई प्राइवेट स्टाफ जो है ये पैसे ले लेता है बगैर किसी रिसीट के, बगैर किसी खाते के, तो अगर ये मामला अब जब पब्लिक डोमेन में आ गया है, ये हल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद ही एक आम आदमी के इलाके के अंदर लेस्को से रिलेटेड या बिजली के अमले से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके हल होने से मुताल्लिक भी कोई उम्मीद ही लगाई जा सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।